बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जौन सा है इसमें ना हमने इसको पढ़ना है और इसको हम कवर करेंगे फ्रॉम डेविडसन, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पढ़ा। न्यूरोलॉजी में से दो टॉपिक्स तो बेताशा इम्पोर्टेंट हैं पढ़े, एक तो है स्ट्रोक और दूसरा है एपिलेप्सी। तो ज़रा ये कॉम्प्लिकेटेड था तो इसलिए वीडियो बनाने की नौबत आ रही है। तो इसमें होता क्या है अब, हम लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा था सेकंड ईयर में कि एपिलेप्सी ये है वो है, तो उस टाइम तो कख समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जाकर हम ज़रा इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो एपिलेप्सी को पढ़ने से पहले ना इसको हम ज़रा डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम द सीजर्स, क्योंकि हम में से अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं कॉन्सेप्ट अभी तक एपिलेप्सी होता क्या है। तो इसमें ये है कि जिस तरह एक बुक है और उसमें पेजेस का डिफरेंस है ना, कि एक बुक में और एक पेज में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल सेम सिनेरियो आता है हमारे पास एपिलेप्सी के अंदर और सीजर्स के अंदर। मतलब कि एक बुक के अंदर एक कलेक्शन ऑफ पेजेस हैं पढ़े, मतलब कि पेजेस का मजमुआ एक बुक है। इसी तरह सीजर्स का मजमुआ एक एपिलेप्सी है, मतलब कि एक एपिलेप्सी के अंदर डिफरेंट एपिसोड्स होंगे सीजर्स के। ठीक है। अब सीजर होता क्या है? सीजर जो सा है ये एक एबनॉर्मल न्यूरोनल एक्टिविटी है जो कि एक्सेसिव होगी। ठीक है ना। और ये एबनॉर्मल है बड़ी, मतलब कि एक कोई ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स का एक कोई जो सा थोड़ा सा ग्रुप है वो एबनॉर्मली एक्सेसिवली एक्टिवेशन हो गई है उनकी, तो इस तरीके से वो सीजर होगा। और जो एपिलेप्सी है ये टेंडेंसी टू हैव अनप्रोवोक्ड सीजर्स। ठीक है। तो ये इसका एक डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक हमें पता होगा कि नॉर्मली किस तरह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है बिटवीन द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब साइनेप्स क्या होता है? बिटवीन टू न्यूरॉन जो एक जंक्शन है पड़ा, ये जो इसको हम साइनेप्स कहते हैं। इससे पहले प्री साइनेप्टिक है, इसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक है। ठीक है। अब होता ये था कि यहाँ पर प्री साइनेप्टिक में कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा, इन्फ्लक्स ऑफ द आयंस होंगे, यहाँ पर साइनेप्टिक वेसिकल्स होंगी, वो जाकर यहाँ पर जाकर फ्यूज करेंगी, आगे से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, वो जाकर पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ जाकर क्या कहते हैं कंबाइन करेगा, और आगे से फिर अगर डिपेंड करता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है, तो आगे जाके उसका उसके मुताबिक रिस्पॉन्स आएगा। अब हमारे पास ब्रेन में दो तरह के होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, एक तो होते हैं एक्साइटेटरी, दूसरे होते हैं इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी में दो आते हैं, एक तो होते हैं ग्लूटामेट, दूसरा है एस्पार्टेट। इसके बरक्स जो सा इनहिबिटरी है वो सिर्फ और सिर्फ गाबा है, गाबा। तो अब हुआ क्या था एपिलेप्सी के अंदर, हमने कहा था सीजर्स थे। सीजर होते क्या थे? वो एक्सेसिव एक्टिविटी थी। एक्सेसिव से बात क्या होगा कि एक्साइटेटरी जो न्यूरॉन्स हैं, एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा। ठीक है ना। या फिर इनहिबिटरी ख़त्म हुआ पड़ा। तो इस तरीके से जो एक्टिविटी हो रही थी वो एपिलेप्सी, वो मतलब सीजर्स हो रहे थे। अच्छा, तो हमने क्या कहा कि टू मच एक्साइटेशन हो रही है या फिर टू लिटल इनहिबिशन हो रही है, जिसकी वजह से सडन एक्साइटेटरी सिग्नल्स बन रहे हैं। ठीक है। अब मैंने बताया कि एक्साइटेशन में ग्लूटामेट है, एस्पार्टेट है, उसने वैसे ही करना है जाकर पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर जो कि एनएमडी के रिसेप्टर्स होते हैं जाकर बाइंड करेगी, और इस तरीके से एक एक्साइटेशन होगी। इसके बरस गाबा जो है जब जाकर बाइंड करेगा तो क्लोराइड आयन आएंगे और उससे हमारे पास इनहिबिशन हो जाएगी। अब ऐसे पेशेंट्स के अंदर एनएमडीए रिसेप्टर्स जो से हम खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं या फिर लंबे अरसे के लिए एक्टिव रहते हैं, जबकि इसके बरस जो गाबा रिसेप्टर होते हैं वो डिसफंक्शनल होंगे। तो इस तरीके से एपिलेप्सी हो रही है। अच्छा, अब हम इसके बाद बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लिखी हुई है बुक के अंदर, तो इसको हम थोड़ा ईजी वे में करते हैं। हमने सेकेंड ईयर में इसके बारे में काफ़ी पढ़ा था, लेकिन अभी चूंकि हमें याद नहीं होगा तो इसलिए इसको रिवाइज करना बेहतर है, क्योंकि जो सिनेरियो आता है पेपर में उसके अंदर हमने एग्जैक्ट लिखना होता है कि किस टाइप की इसको एपिलेप्सी है, मतलब कि फोकल है, जनरलाइज्ड है। तो इस तरीके से तो अब एपिलेप्सी जो सा मैंने पहले बताया है कि एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स कर रहे थे। अगर तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो से है वो एक फोकाई के ऊपर है, मतलब कि ब्रेन का कोई एक सेगमेंट है, कोई पार्ट है जहाँ पर लोकलाइज्ड है न्यूरॉन्स, जहाँ से एक्साइटेटरी एक्टिविटी आ रही है, वो एक लोकलाइज्ड एरिया है। तो जो वो फिर एक फोकल एपिलेप्सी होगी, फोकल सीजर होगा। ठीक है ना, फोकल सीजर होगा, सॉरी। इसके बरक्स अगर हमारे पास डिफ्यूज्ड
मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए न्यूरॉन्स की, जो कि एक्साइटेटरी एक्टिविटी कर रही हैं, आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रही हैं, जो हम जनरलाइज सीजर कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मेजर क्लासिफिकेशन में आ गई हैं। एक तो है पार्शियल सीजर, जिसको हमने फोकल सीजर भी कहा, और दूसरा है जनरलाइज सीजर। अब इसके अंदर ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एज ग्रुप। एज ग्रुप जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब सिनेरियो आएगा तो हमें फ़ौरन से पता लग जाएगा कि अगर तो 35 ईयर से पहले कोई पेशेंट आता है एपिलेप्सी का तो वो जनरलाइज्ड है, 34 से पहले जनरलाइज्ड है, 35 से पहले जनरलाइज्ड है, 35 के बाद वो फोकल होगा, मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट लाइकली जो है वो 35 के बाद फोकल होगा। ठीक है, एक तो इसका एज ग्रुप जो है वो मैटर करता है, और जो हमारे पास आगे प्रोग्नोसिस होता है कि मतलब कि ट्रीटमेंट को क्या रिस्पॉन्स शो करेगा, उसकी डिजीज़ पर क्या इफेक्ट होगा, तो ये जो है ये भी एक अहम फैक्टर है। ठीक है, अच्छा, हम अब दोबारा आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पर। तो हमने इसको दो में डिवाइड कर लिया है कि पार्शियल होता है, दूसरा होता है हमारे पास जनरलाइज्ड। ठीक है, ये हो गया, समझ आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं पार्शियल में। तो पार्शियल में आगे दो में क्लासिफाई किया हुआ है। ये हमने किया हुआ है बेस्ड ऑन द कॉन्शियसनेस, मतलब कि बंदा अपने होशो हवास में था या नहीं था। ठीक है, बंदा अपने होशो हवास में था या नहीं था, तो इस तरीके से हमने इसको किया हुआ है। अगर तो वो उसका कॉन्शियसनेस जो है वो मेंटेन रहता है, रिमेन रहता है, तो वो सिंपल है। इसके बरस अगर नहीं आता तो वो इम्पेयर्ड है। अब सिंपल में यही है कि अब इसमें क्या क्या हो सकता है, बंदा मतलब कि उसको कोई अजीबो गरीब उसको कोई स्मेल आ सकती है, कोई जर्की मूवमेंट हो सकती है। आगे इसने यहाँ पर जैक्सोनियन मार्च लिखा हुआ है। इसमें ये होता है कि जो फोकल जो सिंपल पार्शियल है ना, इसके अंदर होता ये है कि एक ग्रुप को मसल में एक्टिविटी शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरे ग्रुप में चली जाती है। मतलब कि एक फोकाई जो सा था उसने एक्टिविटी शुरू की है, लेकिन वो आगे जाकर डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स को आगे कर रहे हैं। तो एक जैक्सोनियन मार्च है। मार्च में होता है ना कि एक चीज शुरू होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती है, बिल्कुल सेम इसी तरह जैक्सोनियन के अंदर भी ऐसे ही होता है। इसके बरस दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। उसके अंदर क्या था कि कॉन्शियसनेस जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, मतलब कि वो रहेगा ही नहीं, बंदा बेहोश हो गया। अब आगे बात करते हैं जनरलाइज की, फिर हम मूव करेंगे डेविडसन की तरफ। तो एपिलेप्सी में जनरलाइज है ना, इसके अंदर काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन है पड़ी। मतलब कि आपको ना बेसिकली दो टर्म्स का पता होना चाहिए, एक टोनिक का और एक क्लोनस का। टोनिक में क्या होता है, टोनिक से हमारा टोन का इंक्रीज हो जाना। जब टोन इंक्रीज होगी तो मतलब क्या है कि मसल जो है फुल कॉन्ट्रैक्ट कर गया होगा। ठीक है, क्लोनिक होता है कि जर्की कॉन्ट्रैक्शंस हैं पड़ी, मतलब कि जर्की कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तो एक मूवमेंट होगी, तो ये क्लोनस है। अच्छा, अब हमारे पास इसी की बेसिस पर आगे जनरलाइज की पूरी क्लासिफिकेशन है। एक तो हम कहते हैं टोनिक, दूसरा उसमें होता है एटोनिक, तीसरा इसमें है क्लोनिक, फिर ये है टोनिक क्लोनिक, फिर ये है मायोक्लोनिक, और यहाँ पर है एब्सेंस। ठीक है, ये हमारे पास टोनिक में क्या है कि स्टिफ फुल कहते हैं, मसल स्टिफ हो गया। इसके अंदर क्या है, टोनिक के अंदर जो कहते हैं मसल में फुल रिलैक्स हो गए हैं। क्लोनिक के अंदर कन्वर्जन्स होंगे, क्योंकि इसके अंदर जर्की मूवमेंट, जो जर्की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी मसल्स की। टोनिक क्लोनिक में क्या होगा, पहले का जो बंदा है वो उसके मसल जो है फुल टाइट हो जाएंगे, फिर बाद में उनके अंदर जर्की मूवमेंट्स आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं टोनिक क्लोनिक। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा में देखे जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद माइक्रोनी क्या है कि मसल का कोई छोटा ग्रुप है पड़ा, उसमें ट्विचेस आ रहे हैं। ट्विचेस मतलब क्या है कि जर्की, उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन की वेव आ रही है। एब्सेंस में क्या कहते हैं कि पेशेंट को थोड़ा सा वक्त के लिए उसको ना जो कॉन्शियसनेस था थोड़ा सा, मतलब कि जिस तरह एक गैप आते होते हैं, तो इस तरीके से ये एब्सेंस होता है। और जो एब्सेंस होता है वो मोस्ट कॉमनली बच्चों में होता है, और इसके जो एपिसोड्स होते हैं वो 20 to 30 टाइम्स अ डे आते होते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट लगा था। बाकी हम बात करते हैं, इसको डेविडसन से देखते हैं। अब डेविडसन में एक मिनट, डेविडसन में ना एपिलेप्सी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ, लेकिन थोड़ा लेंथी है, इसलिए थोड़ा लोग घबराते हैं। इसमें है ना सीधे वही लिखा हुआ है कि इसके अंदर एक्सेसिव है सिंक्रोनस न्यूरोनल एक्टिविटी इन द ब्रेन। ठीक है, ये सीधे क्रिएटेशन होगी। आगे एपिलेप्सी में ये होगा कि अनप्रोवोक्ड सीजर्स होंगे। अब यहाँ पर ना ग्रैंड मॉल और पेटिट मॉल, ये दो बताएंगे, जो टर्म्स बताएंगे, ये जो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं।
अब इसमें होता क्या है कि जो ग्रैंड माल होता है तो हम कहते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर, हमने बात की थी अभी कि ये जनरलाइज की एक टाइप है पड़ी, और पेटेंट माल जो है ये एब्सेंट सीजर का दूसरा नाम है, लेकिन अब कोई यूज़ नहीं करता होता। इसकी पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बता दी है कि इम्बैलेंस हो गया बिटवीन द एक्साइटेशन इनहिबिशन, इनहिबिटरी जो है वो गाबा होता है, एक्साइटेटरी जो है ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। आगे इसकी वही क्लासिफिकेशन है कि फोकल में वही है कि इम्पेयरमेंट ऑफ द विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है और विद इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है। जो विद जिसमें नहीं होगा इम्पेयरमेंट तो वो सिंपल है, जिसमें होगा वो कॉम्प्लेक्स है। अब जनरलाइज में वही है कि टोनिक क्लोनिक, ठीक है। अब यहाँ पर एब्सेंस हो गया, मायोक्रोनिक है, क्लोनिक, टोनिक, एटोनिक, ये सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आगे इसमें फोकल एपिलेप्सी में ना, अब इसमें ना कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि हमारे पास इस तरह सवाल आता था कोर्स के अंदर कि हाउ विल यू प्रिवेंट एपिलेप्सी, मतलब कि आप किस तरह से उसको रोक सकते हैं, किस तरह से एक पेशेंट है एपिलेप्सी का उसमें आप कैसे एपिसोड होने से रोक सकते हो। तो इसके अंदर कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं, अगर आप उनको रोकोगे तो जो एपिलेप्सी है वो रुक जाएगी। अब इसके अंदर ये जो टेबल है ना 25.9 ये याद करने वाला है, मतलब कि ये जो चीज़ें हैं अगर इसको हम कंट्रोल करेंगे तो पेशेंट में एपिलेप्सी का कौन सा वो एपिसोड है वो कम हो जाएंगे। उसमें क्या है कि स्लीप उसकी पूरी होनी चाहिए, उसके अंदर जो ड्रग है पड़ी, मतलब कि जो ड्रग लेता है वो हमारे पास अब वो रेगुलर लेता रहे, अल्कोहल ना पिए, या सॉरी अल्कोहल जो है वो एकदम विड्रॉ कर लीजिए। उसके अंदर हो सकता है रिक्रिएशनल ड्रग्स अगर ले रहा है कोई, या फिर वो एक्सॉर्शन हो गई है उसकी, ठीक है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ना फोबिया होता है, मतलब कि लाइट से, डिवाइसेस से उसको दूर रखा जाए, या फिर कोई इसको इन्फेक्शन होते रहते हैं, या फिर कोई अनकॉमन मतलब कि लाउड नॉइजेस वगैरह हैं, तो ये सारे ट्रिगर फैक्टर्स हैं पड़े। लेकिन इसके अलावा ना प्रोफ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो ये 3 लिखे हुए हैं, मतलब कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन, ट्यूमर और ट्रोमा, ये 3 चीज़ें होती हैं। मतलब कि सवाल आएगा कि एक पेशेंट को CVA हुआ था, मतलब कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ था उसको, और अब वो ठीक हो गया, लेकिन उसके अंदर ना ये एपिसोड आ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि दिस इज द केस ऑफ फोकल एपिलेप्सी, क्योंकि CVA के अंदर एक फोकल एरिया जो होता है वो डैमेज होता है, तो इस तरीके से उसके अंदर फोकल एपिलेप्सी होगा। अब इसमें ना हमने बात की थी अभी कि ये फोकल सीजर होती हैं और जनरलाइज सीजर होती हैं, लेकिन अगर फोकल सीजर आगे डेवलप करके जनरलाइज में जाएगा तो हम कहते हैं सेकेंडरी जनरलाइज सीजर कहते हैं इसको, सेकेंडरी जनरलाइज सीजर कहते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर, ठीक है। आगे जनरलाइज सीजर में वही है, इसको जेनेटिकली डिस्पोज होते हैं ऐसे पेशेंट, और इसके अंदर 30% ऑफ ऑल केसेस हैं पड़े, और ये 35 से पहले पहले आ जाते हैं। अब जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस होती है ना एक टिपिकल पेशेंट के अंदर, वो क्या क्या होंगे हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे वही हैं, भी हम डिस्कस करते हैं इसको एंड पर। अब जो एक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो, अब एक पेशेंट आया है, इमरजेंसी में ही ज़्यादातर पेशेंट आते हैं, तो उसमें क्या क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम उसकी ECG करवाएंगे, मतलब कि एक पेशेंट है उसका होशो वास कॉन्शियसनेस जो है वो अगर लूज हो गया तो हम सबसे पहले उसकी ECG करवाएंगे। इसके अलावा हमने CT स्कैन कराना है, MRI कराना है, और आखिर में EEG करानी है। तो ये 4 जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, पढ़िए पहले पहले कराते होते हैं। अच्छा दोबारा वापस चलते हैं इसके बाद। अच्छा तो ये डिफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पर फोकल और जनरलाइज एपिलेप्सी के अंदर, हमने इसको कर लिया हुआ पहले। अच्छा एक पेशेंट अगर आया है एपिलेप्सी का, वो इमरजेंसी में आया है, तो हमने इसको किस तरह से अप्रोच करना है, पहले पूछेंगे कि हम पहला अटैक कब हुआ था, ठीक है, किस एज में शुरू हुई है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, कितने देर रहती है, और उसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो हमें मालूम हो जाएगा कि जो पेशेंट है ना वो किस टाइप की एपिलेप्सी का शिकार है। इसके अलावा अगस्त में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर पेशेंट जो है वो बियॉन्ड मिड 30s मतलब 35 से ऊपर है तो वो फोकल सेरेब्रल इवेंट होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे फोकल सीजर्स में इसमें फीचर बताए क्या क्या होंगे। अब इसमें ना काफ़ी ना वो होता है कि ब्रेन के हमें पता है कि डिफरेंट एरियाज है, मतलब कि ऑक्सीपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, फ्रंटल लोब है। अब हर लोब जो है वो एक मखसूस एक्टिविटी के लिए जो है मखसूस के लिए एक्टिविटी के लिए मतलब कि महदूद है वो, मतलब लिमिटेड है वो। इसमें होगा क्या कि अगर फ्रंटल लोब डैमेज है, फ्रंटल लोब के अंदर हो रहा है कोई, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास के बिहेवियर में पैटर्न्स में चेंजेस आ जाएंगी, लिम्ब पोस्चरिंग है, स्लीप वॉकिंग है, और केवल फ्रेनेटिक है पड़ी, और इल डायरेक्टेड मोटर एक्टिविटी है। लेकिन अगर उसके
अगर उसके टेम्पोरल लोब में आ जाएगी तो फिर जो उसका मतलब कि एक हमारे पास एक जो होता है इसका काम वो इम्पेयर हो जाएगा। लेकिन जो ये पेशेंट होते हैं इनके अंदर ये फीचर दिखे जाती हैं, मतलब कि वो स्टॉप कर जाएंगे, स्टेयर करेंगे, कोई रेपिटेटिव ब्लिंकिंग करेंगे, ठीक है, और अपनी कोई ऐसे कोई डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद जब उसको एपिसोड गुजर जाएगा तो वो ड्राउजीनेस में चले जाएंगे। ये है सारा का सारा फोकल सीजर्स की बात कर रहे हैं। अब जनरलाइज की मैंने आपको बताई है। टोनिक क्लोनिक में क्या होगा कि पहले पहले बंदा जोन्स है और उसके मसल जोन्स हैं वो टोनिक फेज में जाएंगे और फिर बाद में उसके अंदर जर्की मूवमेंट आने लग जाएगी। इधर देखें, बिकम्स रिजिड, ठीक है, और इसके बाद इसने क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्लोनिक मूवमेंट्स शुरू हो जाएंगी आफ्टर 2 मिनट्स, और उसके बाद वो एक डीप कोमा में भी जा सकता है, पेशेंट कंफ्यूज वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा है टोनिक क्लोनिक। एब्सेंस में बताया मैंने कि बच्चों में होता है और 20 to 30 टाइम्स अ डे में आते होते हैं। मायोक्लोनस में यही है कि एक ग्रुप ऑफ मसल है उसको जर्की मूवमेंट्स आएंगी, ठीक है, और ए टोनिक के अंदर क्या है कि मसल बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। टोनिक सीजर के अंदर क्या होता है, हमने पढ़ा था ना अभी कि टोनिक क्लोनिक होता है। एक टोनिक क्लोनिक में क्या था कि पहले मसल अकड़ाव में थे, बाद में उसके अंदर जर्की मूवमेंट्स, इसका सिर्फ मसल अकड़ाव में जाएंगे, मतलब कि फुल कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, ठीक है। क्रोनिक के अंदर भी वही है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जर्की मूवमेंट्स होंगे। इन्वेस्टिगेशन हमने कर ली है कि अब इसमें ना देखें हम इसको ना अब लेके चलते हैं आसान तरीके से। मतलब कि हमने बात की थी कि या तो फोकल हो सकता है या फिर जनरलाइज हो सकता है। अब फोकल और जनरलाइज को हम किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन इन्वेस्टिगेशन। मैंने जिस तरह बात की है कि डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, मतलब कि इन्फेक्शन है, ट्रॉमा है, ट्यूमर है, या फिर कोई इसके अलावा यही सारी चीज़ें हैं। अगर ये होती हैं तो इसके अंदर जो ये प्रीडिस्पोज कर सकती हैं बंदे को एपिलेप्सी के लिए, तो हम इन्हीं चीज़ों को टेस्ट करेंगे। अब जब कभी एपिलेप्सी होगी तो उसके अंदर हमारे पास पेशेंट की जो एक्टिविटी है ब्रेन के अंदर वो ज़रा सी एबनॉर्मल हो जाती है। मतलब कि हमें पता है कि ईईजी जो सी होती है वो डिफरेंट पैटर्न बताती है, डिफरेंट वेव बताती होती है, तो उसके अंदर ईईजी का पैटर्न डिफरेंट आएगा। तो सबसे पहले तो हमने जो करवानी इन्वेस्टिगेशन वो है कि ईईजी, मतलब कि फ्रॉम वेयर द एपिलेप्सी इज राइजिंग, मतलब कि कहाँ से एबनॉर्मल एक्टिविटी आ रही है, हमने ये देखना है। मतलब कि इसमें स्टैंडर्ड ईईजी है पड़ी, स्लीप ईईजी है पड़ी, ईईजी विद स्पेशल इलेक्ट्रोड। हमें ये पता लग गया कि इस जगह से ईईजी की वेव्स आ रही हैं। अब उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पर कोई वाकई स्ट्रक्चरल रीजन है पड़ी, उसके लिए हम देखेंगे सीटी स्कैन से या एमआरआई से। अब हमने कहा था कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं। अब इसके अंदर क्या था कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है कि एलएफटी उसका डीरेंज है, आरएफटी उसका डीरेंज है, इलेक्ट्रोलाइट उसका इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी या इन्फेक्टेड डिजीज है पड़ी, मतलब कि उसमें हम फुल ब्लड काउंट करवाएंगे, सीएसएफ का एग्जामिनेशन कराएंगे, ठीक है, एक्सरे कराएंगे, और हमें देखना है कि आधा अटैक ट्रूली एपिलेप्टिक, मतलब कि हमें देखना है कि वाकई उसको ये सीजर्स का अटैक जो एपिलेप्टिक का था या नहीं। तो हम उसके लिए उसको एम्बुलेटरी ईजी कराएंगे। इस तरह हम उसमें जो सा जब हमने पेशेंट को लेवल करना होता है हाइपरटेंशन के लिए तो उसका एम्बुलेटरी बीपी भी चेक करते होते हैं उसके अंदर कि उसका क्या रहता है चलते फिरते। इसी तरह यहाँ पर भी एम्बुलेटरी ईजी करवाई जाती है। अच्छा, इसके बाद ना अब ब्रेन इमेजिंग की क्या ज़रूरत पड़ी है। मैं इस तरह पहले बात की थी कि अगर एक फोकल एरिया होगा ना, फोकल एरिया से बात क्या है कि अगर सीबीए बंदे को हुआ था, हमें पता है कि उसका एक डैमेज हो गया, तो फोकल जो इंजरीज होंगी, फोकल सीजर्स के लिए हम करवाते होते हैं ब्रेन इमेजिंग। पहला पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, सी इज हैविंग फोकल फीचर्स या फिर ईईजी शोइंग अ फोकल सीजर्स। इसके अलावा अगर 16 साल के बाद एपिसोड होगा तभी हम इसको करवाएंगे इमेजिंग ब्रेन की, या फिर हमारे पास सीरियस जो है वो पुअरली कंट्रोल है तो उसके अंदर भी हम इमेजिंग कराएंगे। अब इसके बाद अब ये है पड़ा, अब एक पेशेंट को ना एपिसोड हो रहा है एपिलेप्सी का, तो उसको किस तरह मैनेजमेंट होगी। सबसे पहले तो हमें जब बंदे को एपिसोड होता है ना एपिलेप्सी का, वो ज़्यादातर घर में ही होता है। मतलब कि पेशेंट घर बैठा हुआ होगा, उसको वहाँ दौरा पड़ रहा होगा, तो वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। हम जो उसके रिलेटिव्स हैं अपने या जो भी उसके साथ खड़े हुए हैं, तो हमने सबसे पहले तो पेशेंट को डेंजर चीज़ों से दूर रखना है। मतलब कि कोई साथ में औजार ना पड़े हों, कोई इलेक्ट्रिक कोई चीज़ ना पड़ी हो,
तो हमने उसको सबसे पहले उन चीज़ों से दूर रखना है, मूव द पर्सन अवे फ्रॉम डेंजर, ठीक है। इसके बाद हमने पेशेंट अगर उससे कन्वर्जन दूर हो गए हैं तो हमने उसको एक रिकवरी पोजीशन में रखना है, मतलब कि सेमी प्रोन जो है पोजीशन, इट इज़ अ रिकवरी पोजीशन। हमने देखना है कि जो पेशेंट का जो एयर वे है वो क्लियर रहे, मतलब कि उसके मुंह में कोई चीज़ नहीं डालनी। एक बंदे को अगर दौरे पड़ रहे हैं ना, तो कुछ खिलाना नहीं है, कुछ पिलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, हमने उसका एयर वे जो है वो क्लियर रखना है। इसके अलावा कन्वर्जन अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो गए तो ये स्टेटस एपिलेप्टिकस का एक पेशेंट है, एक केस है, इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, तो उसको एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर एक पेशेंट को एपिसोड हो गए हैं सीजर का, अब वो 1 घंटे तक हमें उसको मॉनिटर करना है, उसको छोड़ के भाग नहीं जाना हमें कहीं पर। तो ये इसका एक इमरजेंसी हमने इसका ये है पढ़ा, मतलब कि किस तरह से आपने फर्स्ट एड देनी है पेशेंट को। उसके अलावा हमने पेशेंट को लाइफस्टाइल एडवाइस का देनी है, जिसका मैंने पहले बताया था कि जो ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट, मतलब कि एग्जॉशन था उसके अंदर, ठीक है, वो डिफरेंट थे, तो वो जो चीज़ें हैं वो प्रोवोक करेंगी, वो ट्रिगर करेंगी सीजर के लिए, तो हमने उन सबको छोड़ देना है। मतलब कि इसके अलावा हमने पेशेंट को शैलो बाथ देने हैं, प्रोलॉन्ग साइकिलिंग नहीं करने देनी, स्विमिंग वगैरह नहीं करने देनी, इसको डिफरेंट जॉब्स के लिए भी अनफिट समझा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो लाइफ स्टाइल चेंजेस के अंदर आती होती है। बाकी इसके अलावा ना यहाँ पर एक गाइडलाइन दी हुई है कि किस तरह से आपने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स शुरू करवानी है। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं कौन कौन सी। तो बहुत सारी ड्रग्स हैं बड़ी, जो कि मेनली ना इसमें आता है कि 3 उससे फंक्शन होते हैं, या तो वो जो एक्साइटेशन हो रही थी उसको रोकें, या वो इनहिबिशन को प्रोलॉन्ग कर दें, या फिर जो गाबा हमारे पास एक है पड़ा एक न्यूरो ट्रांसमीटर, उसकी ब्रेक डाउन को रोक दें, मतलब कि उसको जो टूटता है ना जब वो अपटेक होता है तो उसको रोक दें। तो ये 3 फंक्शंस होते हैं ये हमारे पास एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का, तो ये इसमें होता है। लेकिन गाइडलाइन क्या दी हुई है, इसमें इतनी बेतहाशा ड्रग्स हैं पड़ी, किसी में हम कहते हैं कि ये देंगे वो देंगे, तो हमने शुरू किस तरह करनी है, हमने हमेशा एक ग्रुप उठाना है, उसकी फर्स्ट लाइन ड्रग शुरू कर देनी है, ठीक है ना, विद वन फर्स्ट लाइन ड्रग उसको हमने लो डोज पे शुरू करना है। अगर उसके साथ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो हमने उसी फर्स्ट लाइन जो ग्रुप था ड्रग का उसका सेकंड ड्रग ले लेनी है, मतलब कि ये फर्स्ट लाइन ये है ना, इसका हमने कोई सेकंड ड्रग उठानी है और वो देनी है। अगर उससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो हमने फिर सेकंड लाइन ड्रग उठानी है और वे उसको एडमिनिस्टर कर देना है। अगर उससे भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो हमने सेकंड लाइन ड्रग की अदर ड्रग उठा के दे देनी है, ठीक है। अगर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा तो हमने अपना डायग्नोसिस को भी कंसीडर करना है कि भाई मैंने जो उसका डायग्नोसिस बनाया है क्या वो वाकई सही है या नहीं है। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो हमने उसकी अल्टरनेटिव पे जाना है, हमने कोई सर्जरी ऑप्शन देखनी है, कोई ब्रेन स्टेम जो सी इसकी हम स्टिमुलेशन देखनी है, तो इस तरीके से हम देखना है। और एंड पर ये है कि हमने मिनिमम नंबर ऑफ ड्रग्स देनी है पेशेंट को। अब यहाँ पर ना ये जो टेबल है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बड़ा प्रूफ में सवाल आता होता है कि वो पहले पूछते हैं कि बताएं ये फोकल सीजर है क्या सीजर है पड़ा। तो उसके लिए बेहतर यही है कि बंदे को पहले पता तो हो ना कि सीजर पता कि ड्रग्स हैं कौन देनी कौन कौन सी है हमने। तो यहाँ पर एक था फोकल सीजर और ये है जनरलाइज क्लोनिक क्लोनिक सीजर, ये एब्सेंट सीजर और माइक्रोनिक। अब ये जो जिस तरह ये ड्रग्स लिखी हुई है हमने उसी तरह याद करनी है, ठीक है ना। तो इसका एक तरीका मैंने देखा था कि यहाँ पर ये स्टेप वाइज है, मतलब कि यहाँ पर देखें ये लेमोट्रिजीन जो सी यहाँ फर्स्ट लाइन पर आ गई है, यहाँ पर जनरल में ये सेकंड पर आ गई है, एब्सेंस में थर्ड लाइन पर आ गई। ये एक स्टेप वाइज का वो याद करने का तरीका हो गया। यहाँ पर सोडियम ग्लूटामेट सोडियम वैल्पोरेट, यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन है या सेकंड लाइन या फर्स्ट लाइन है, मतलब कि इस तरह से इसको रट्टा मारा हुआ। थर्ड लाइन के अंदर यहाँ पर सारी पी से ड्रग शुरू हो रही है, यहाँ पे पी से ड्रग आ रही है, ये भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर लेमोट्रिजिन जो सी है वो दोनों में आ रही है। तो इस तरीके से इसको मैंने याद किया, तो ये ड्रग्स याद करनी है। तो आप पूछा जाता है कि बताएं कौन सी ड्रग देनी है, अगर ये ड्रग फेल हो जाए तो हमने कौन सी ड्रग देनी है उसके नाम लिखे, तो इस तरीके से हमें याद करनी है सारी। तो ये बाकी आगे लिस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ें, ठीक है चीज़ें, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एक अब प्रेगनेंट लेडी है तो उसके अंदर कौन सी ड्रग्स जो सी सेफ है, तो ये कार्बामाजिपिन है और एक एमोट्रिजीन है, ये जो है लोवेस्ट इंसिडेंस है इसका फीटल मैल्फॉर्मेशन का। तो यही है हमारे पास एपिलेप्सी के मतलब। होप सो आपको कुछ समझ आ ही गया होगा। साइनिंग ऑफ।